हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन कि आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों मैच भी करते जाइएगा कि आप लोगों ने कैसे उसके आंसर दिए हैं, आपका उत्तर सही है या गलत। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी उमेश जी को, जिन्होंने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर का PDF शेयर किया मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और थैंक यू सो मच उनके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन और कारण का क्वेश्चन आया है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताने हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। उसका कारण क्या है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, जो ए और आर है वो अलग अलग भी सही हैं और जो आर है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, तथ्यों को रटना या यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। तो यंत्रवत याद ये सब निगेटिव वर्ड है, तथ्यों को रटना या प्रतिस्पर्धा हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है या अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो ये शिक्षण जो भाषा शिक्षण होता है उसके सूत्र हैं और ये सूत्र उल्टा है, जैसे अनुभवजन्य से तर्क संगत होगा, सरल से जटिल होगा और मूर्त से अमूर्त होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण, वैचारिक संगठन या वर्गीकरण। तो अधिगम के दौरान जो योगदान नहीं देती है वो कौन सी हो जाएगी? देखो, वर्गीकरण, संगठन और वैचारिकता ये क्या है? ये अधिगम के दौरान योगदान देते हैं। लेकिन गैर प्रासंगिकरण मतलब कि जिसका अधिगम से कोई वास्ता ही नहीं है वो योगदान नहीं देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो सबसे सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए जो प्रभावी तरीका है वो है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ये देखो, शिक्षक का नियंत्रण तो होगा नहीं, पुनर्बलन की भूमिका भी नहीं होगी और अधिगम को एक उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के रूप में तो देखेगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वही कथन और कारण है। ठीक है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, और इसका कारण दिया है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 9th क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार या सहकर्मी सहयोग। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
10th क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए ये एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। किस प्रकार की विशेषता है उसकी सोच की? तो ये है जीववादी चिंतन। ठीक है, क्योंकि वो बटन को जिंदा मान रही है, सजीव मान रही है, तो ये हुआ जीववादी चिंतन में आएगा। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो शैशवावस्था में बच्चे की जो कौन सी संस्थाएं होती है? प्राथमिक संस्थाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि फैमिली बहुत महत्वपूर्ण होती है समाजीकरण में। तो यहाँ तो प्राथमिक आएगा, तो प्राथमिक सबसे 4th वाले ऑप्शन में ही है, यानी कि 4th हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ये किस स्तर पर आएगा? तो इसमें मतलब अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए, तो ये किस में आएगा? मतलब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में आएगा। तो ये किस स्तर पे होता है? ये होता है पारंपरिक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण फिर से आ गया है, तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये एक तरह से डाउटफुल भी है, क्योंकि ये जो खेल होता है ये 3 से 7 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 3 से 7 वर्ष की आयु का होता है। इसमें 3 भी दिया है, 7 भी दिया है, लेकिन काफ़ी हद तक 3 सही होगा। बाकी जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि 3 वर्ष है कि 7 वर्ष है। ठीक है। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से या नारीवाद दृष्टिकोण से? तो केरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 19 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी मुख्य विशेषताओं में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है त्वरण गतिवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। 21 है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है ना? तो यानी कि लिखने में जो कठिनाई होती है वो डिस्ग्राफिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
22 क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में कार्य कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि विविधता एक बाधा नहीं होती है, जबकि विविधता तो क्लास को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करती है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 23 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि है और मूर्तिकार के पास कैसी है? तो अंतः व्यक्तित्व और दिव्य स्थान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 23 का। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? स्वलीनता मतलब जो स्वयं में लीन रहते हैं। तो संवाद कौशलों का उच्च स्तर, जो स्वयं में लीन रहेंगे तो वो संवाद कैसे करेंगे? उच्च स्तर तो होगा ही नहीं उनका, तो पहला तो होगा नहीं। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऐसा नहीं है। उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता, ये भी नहीं। बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। ठीक है। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना। स्थूल गति कौशल मतलब जिसमें शरीर के सभी अंग काम कर रहे हों। ठीक है, तो वो होगा तैरना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास ये मैंने डिस्कस भी किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षगामी और समीपस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 27 क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो स्थिर है और सोच क्या है? कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच क्या है? तार्किक होती है ना मध्य बाल्यावस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 28 क्वेश्चन देख लीजिए। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, ये नहीं होगा। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, ये भी नहीं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, ये भी नहीं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण का उदाहरण देना है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ठीक है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को 1 मिनट 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण दिया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हो गए 30 क्वेश्चन और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है,